कर दोस्तों, कास क्लासेज की स्क्रीनशॉट सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्क्रीनशॉट सीरीज के अंदर हम प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं महान व्यक्तियों से संबंधित, वो सभी क्वेश्चन कर रहे थे। जो पीछे प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं उनके अंदर भी वो प्रश्न पूछे गए थे और आगे निकट भविष्य में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर भी वो प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, आप ये सोचे कि एक दिन में हम कंप्लीट जीके पढ़ लें या जीके बहुत छोटा है, एक मंथ पढ़ने से बात बन जाएगी, तो ये असंभव है। आपने हकीकत में जीके की बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है। आप जितनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं जीके के लिए, तो उतना ही बेहतरीन टाइम आपको जीके को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक मंथ में जीके को पार कर गए, कोई छोटा मोटा आपका एग्जाम निकल जाता है तो आप अपने आप को महारत हासिल करने लगे, आप अपने आप में महारथी बन गए कि हमें तो सब कुछ आने लगा। ऐसा नहीं है। आपने जीके के एक एक पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे, एक एक चुन चुनकर पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और आज का तो जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक से तो क्वेश्चन निकलता ही निकलता। आपने भी पढ़ा होगा प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग के बारे में। आज उसी हेनसांग का जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन आप लगातार पढ़ें, आपके अंदर एक जोश, एक जुनून, एक अलग से क्षमता होनी चाहिए पढ़ने की। ये हम पूरे दावे के साथ में कह सकते हैं कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में दिल और दिमाग दोनों है, तभी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपके पास में थोड़ा सा कम दिमाग होता, देखिए माइंड सभी के पास में सेम है, लेकिन यूज करना आना चाहिए। देखिए, उन व्यक्तियों के बारे में भी सोचिएगा जो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। ये भी किसी व्यक्ति ने बनाए हैं, किसी व्यक्ति ने बनाकर लॉन्च किए हैं। इनके अंदर जो सिस्टम है वो भी किसी व्यक्तियों ने ही बनाया है, और वो भी आप जैसी मानना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो चंद्रमा से आए हैं या मंगल ग्रह से उतर कर आए उन आपके लिए स्पेशल फोन बनाने के लिए। ऐसा नहीं है। वो आपकी तरह एक साधारण मानव है, आपने भी देखे होंगे, और आप भी एक मानव है। आपको थोड़ा सा जीके पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। जीके यदि आपको पढ़ना है तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी जीके कंप्लीट हो पाएगी। कंप्लीट तो तब भी हम नहीं कह सकते, कंप्लीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि करंट अफेयर लगातार इसके अंदर जुड़ता रहता है। कंप्लीट जीके हो ही नहीं सकती कभी, ये ध्यान रखना। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी हम पढ़ा रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित। तो आप प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए। और चलिए अब आज बात करेंगे वो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग की बात करेंगे। हेनसांग भारत आया था, किसके शासनकाल के दौरान आया था, कब आया था, कब तक रहा था, क्यों आया था, किस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, और उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था तो उसके प्राचार्य कौन हुआ करते थे, प्रधानाचार्य कौन हुआ करते थे। बहुत बार ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा विशेष रूप से एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हेनसांग ये एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही भारत आया था। इस हेनसांग का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 602 ईस्वी में लुओयांग, चीन के अंदर। कहां पर हुआ था? लुओयांग, चीन के अंदर। हेनसांग की मृत्यु होती है 5 फरवरी 664 में। 5 फरवरी 664 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। टोंगचुआन चीन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है 664 ईस्वी के अंदर, ये याद रखना है। हर्षवर्धन के समय में प्रसिद्ध विख्यात चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। यह आपने याद रखना है। हर्षवर्धन के समय में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम क्या था? हेनसांग। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हेनसांग था। देखिए, कई लोग हैं काफी इसके अंदर जो वीडियो हमारी देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि बिल्कुल नॉर्मल है, क्या सब कुछ वही है जो हमने पढ़ रखा है। हाँ, सब आप तो महारथी है, आपने तो सब कुछ पढ़ लिया, और सब कुछ पढ़ लिया होता तो सिलेक्शन ही हो जाता भैया। नहीं तो आप ऐसा नहीं है। आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रखे हैं हमने, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और ये स्क्रीनशॉट इसीलिए चलाई है ये सीरीज ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट ले ले, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, हर्षवर्धन के समय में विख्यात चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए यह 630 ईस्वी में भारत आया था और 644 ईस्वी में तक भारत में रहा था। लगभग कितने साल भारत में रहा था? तो आपने याद रखना है, लगभग 15 साल हर्षवर्धन भारत के अंदर रहा था। हेनसांग
हर्षवर्धन के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु आता है भारत के अंदर, जिसका नाम क्या था, हेनसांग। और वो हेनसांग भारत के अंदर कब आता है, 630 में, और लगभग कब तक रहता है, 644 तक। लगभग कितने साल रहता है, तो आपने याद रखना है लगभग 15 साल तक ये भारत के अंदर रहता है। लेकिन जब ये 15 साल के अंदर भारत के अंदर रहता है, उस समय के दौरान ये क्या करता है, उस समय के दौरान 6 वर्ष तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर गुजारता है। उसके बाद में भारत भ्रमण करता है, और भारत भ्रमण के अंदर ये क्या क्या देखता है वो देखें। इस अवधि के दौरान, मतलब ये अवधि कौन सी, जब ये लगभग 15 साल रहा, 630 से 644 के बीच में। इस अवधि के दौरान उसने भारत के प्रमुख नगरों, बौद्ध केंद्रों, स्तूपों, महाविहारों का भ्रमण किया, और इस दौरान हर्षवर्धन से भी मिला था। देखिए, इस अवधि के दौरान उसने भारत के प्रमुख नगर, बौद्ध केंद्र, स्तूपों व महाविहारों का भ्रमण किया था। यह चीज याद रखिएगा, महाविहार, स्तूप, बौद्ध धर्म और प्रमुख नगरों का भ्रमण किया, और इस दौरान वह हर्षवर्धन से भी मिला था। जब ये हेनसांग चीनी यात्री था, जब भारत आया था, तो हर्षवर्धन उस समय थानेसर का सम्राट हुआ करता था। थानेसर जो है शहर, ये कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना है, ये पड़ता है हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर। हम उसी कुरुक्षेत्र के पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, ये आपने याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। यदि आदि काव्य पूछे तो आपसे, आदि काव्य आपसे यदि पूछ ले एग्जामिनर, देखिए हमने ये तो आपसे बता दिया कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ये तो चल आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर देंगे। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा आजकल चतुर बनने लग गया है, और यदि एग्जामिनर अपनी चतुराई दिखाएगा तो कहां तक दिखाएगा, आप क्वेश्चन की जड़ तक जाइए। एग्जामिनर आपके सामने चतुराई दिखाई नहीं सकता, क्योंकि चतुराई में तो आपने अच्छों को फेल कर दिया। तो एग्जामिनर है वो आपके सामने चतुराई नहीं दिखाएगा। कब, जब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाएंगे उस समय। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये महाभारत है, लेकिन आदि काव्य के नाम से किसे जानते हैं, रामायण को। और आदि कवि जिसने रामायण लिखी थी उसने महर्षि वाल्मीकि। आपने याद रखना, महर्षि वाल्मीकि। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। हर्षवर्धन से भी मिला था। हर्षवर्धन उस समय थानेसर का सम्राट हुआ करता था। हर्षवर्धन की जो प्रथम राजधानी थी, पहली राजधानी वो थानेसर, और हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी, कन्नौज हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वापिस चीन लौटकर उसने पाश्चात्य संसार के लेख, वापिस चीन लौटकर इसने पाश्चात्य संसार के लेख ब्रैकेट में सीयूकी नामक पुस्तक में तत्कालीन भारतीय राजनीति, समाज, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, साहित्य एवं प्रगति पर विस्तृत ढंग से लिखा। एक बार फिर से इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, चीन लौटकर हेनसांग ने पाश्चात्य संसार के लेख, एक और ये लाइन नोट करने की है भाई, ये लाइन आप नोट करें, पाश्चात्य संसार के लेख। आपने सीयूकी बहुत पढ़ा होगा, लेकिन उसी सीयूकी का नाम है ये पाश्चात्य संसार के लेख। आपने ये जो आगे वर्ड लिख रखा है ना, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इसी से संबंधित जो है, इसी का नाम है, दूसरा नाम है, वो क्या है, पाश्चात्य संसार का लेख। अब कभी आपके एग्जाम में सीयूकी ना आए और किस आ जाए कभी पाश्चात्य संसार का लेख। देखिए, एग्जामिनर जब चतुराई करेगा ना, तो इसी प्रकार की चतुराई करता है, और उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है चतुराई करने का। वो आपको घुमाएगा तो यहीं तक घुमाएगा, क्योंकि भाई साहब उसके पास में जो बुक है, उसके पास में जो किताब है, उसमें इससे बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, पाश्चात्य संसार के लेख ही लिखा हुआ है। सीयूकी की जगह वो ऑप्शन में पाश्चात्य संसार के लेख भी डाल सकता है। और पाश्चात्य संसार के लेख या सीयूकी किसने लिखी थी, हेनसांग ने। और उस सीयूकी पुस्तक में हेनसांग ने क्या क्या बताया है आपके सामने, उन्होंने बताया है कि उस तत्कालीन जो पुस्तक लिखी थी सीयूकी, उसमें क्या क्या लिखा था, भारतीय राजनीति, समाज, धर्म, आर्थिक व्यवस्था और साहित्य एवं प्रगति पर विस्तृत ढंग से लिखा। अब लिखा क्या क्या था उस पुस्तक के अंदर, वो हम एक नजर में, एक लाइन में, एक एक लाइन कर 8 पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट उन्होंने लिखा था अपनी पुस्तक में सीयूकी के अंदर, पहला पॉइंट जो लिखा उसने, वो लिखा हर्ष को उसने शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था। हर्ष को उसने शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था।
अब यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? शिलादित्य के नाम से, पहला क्वेश्चन ये क्लियर, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन यदि पूछ ले कि शिलादित्य के नाम से किसे जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे? हर्षवर्धन। दूसरा, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से किसने लिखा था? हर्षवर्धन के बारे में शिलादित्य किसने लिखा? तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। किसने लिखा था? हेणसांग ने लिखा था। कौन सी पुस्तक में लिखा था? तो आप याद है, सीयू की पुस्तक में। चलिए, हर्ष को उसने फीसे या वैश्य जाति का कहा। हर्ष को उसने, हर्षवर्धन, हर्ष मतलब हर्षवर्धन था, हर्ष को उसने फीसे या वैश्य जाति का बताया था। हर्षवर्धन को फीसे या वैश्य जाति का बताने वाला यात्री कौन था? तो आपने याद रखना है, हेणसांग था। हर्षवर्धन का एक प्रसिद्ध दरबारी हुआ करता था जिसने हर्षचरित्र लिखी थी। हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी? हर्षचरित्र, जिसमें हर्ष की जीवनी का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हेणसांग ने क्या लिखा अपनी पुस्तक में? उसने सिंध के राजाओं को शूद्र बताया था। जो सिंध के राजा थे उसने क्या बताया था? शूद्र बताया था उनके बारे में, कि जो सिंध के राजा हैं सारे शूद्र थे। उसने शूद्रों को कृषक कहा था। मतलब कहने का, उसने देखिए डबल लाइन में क्या क्या मीनिंग जोड़ दिया। उसने सिंध के राजाओं को शूद्र बताया, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताने दीजिए। उसने सिंध के राजाओं को शूद्र बताया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगली ही लाइन में उसने क्या कह दिया कि जो शूद्र है ना वो कृषक थे। जो शूद्र है वो, उन शूद्रों को उसने कृषक बोल दिया कि ये कृषक है। शूद्र थे, ये कृषक है। तो याद रखिएगा, ये राजा क्या हो गए? कृषक हो गए। इस प्रकार से उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। इस प्रकार से उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। उसने सिंध के राजाओं को शूद्र बताया और शूद्रों को कृषक कहा है। कृषक का मतलब तो आप समझते हैं, उसने शूद्रों को क्या कहा है? कृषक कहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं। जब ये हेणसांग नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन कर रहा था, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हेणसांग नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर कितने साल तक रहा? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर देखिए हेणसांग, देखिए एक सोचने की बात है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेणसांग भारत आ रहा है और वो हेणसांग बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहा है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो भारत के अंदर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, उस बौद्ध धर्म की शिक्षा का पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजता था। भाई ऐसा ही है ना, यदि भारत के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है उस समय के अंदर, हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी के अंदर, तो उस समय तो ऐसा था कि भारत में बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी, उस बौद्ध धर्म की शिक्षा का पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजता था। तभी तो हेणसांग भारत आया था, और वो भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और वो भी नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय में वो कितने साल रहा था? 6 साल रहा था। और उसने अपनी पुस्तक में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या लिखा कि उसने उसके समय में नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र थे। ये इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन है। आपने याद रखना है, क्वेश्चन यही पूछता है कि जब हेणसांग नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने गया था तो उस समय उसके प्रधानाचार्य, उस समय प्राचार्य कौन हुआ करते थे? तो आपने याद रखना शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र थे। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जब हेणसांग चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था, उस समय प्राचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। नेक्स्ट, इसने हेणसांग ने अपनी पुस्तक में छठा पॉइंट क्या लिखा? हेणसांग के अनुसार उस समय सिंचाई घंटी यंत्र द्वारा, रहट द्वारा की जाती थी। रहट वगैरह होते थे ना पहले, आपने तो खैर नहीं देखे होंगे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो दादा वगैरह थे और दादा से भी बड़े थे, उनके शासनकाल में ये रहट वगैरह हुआ करते थे। उनके समय के दौरान, शासनकाल नहीं है, शासनकाल नहीं, उनके समय के दौरान, ऐसे राजा महाराजा कोई थे वो उनका शासनकाल चलता है नहीं, उनके समय के दौरान रहट वगैरह होते थे। और हेणसांग के अनुसार उस समय सिंचाई, आपने याद रखना, घंटी यंत्र द्वारा की जाती थी। हेणसांग ने अपनी पुस्तक में लिखा है, और वो पुस्तक कब लिखी थी? अपने देश लौट कर लिखी थी, कि उस समय जो सिंचाई होती थी वो घंटी यंत्र द्वारा होती थी, मतलब रहट के द्वारा सिंचाई होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, हेणसांग ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा? उसके अनुसार भारत के घोड़े, उसके अनुसार भारत में जो भी घोड़े हैं या भारत में घोड़े मंगवाए जाते हैं, तो वो कहां से मंगवाए जाते हैं? ये हेणसांग ने लिखा था अपनी पुस्तक में कि भारत में जो भी घोड़े आते हैं बाहर से, वो अरब से, ईरान से और कंबोज से मंगाए जाते हैं। भारत के अंदर जितने भी घोड़ों का यदि बात करें हम, आयात वगैरह किया जाता है, तो वो घोड़े वगैरह खरीदे जाते हैं, घोड़े आते हैं, वो कहां से आते थे? अरब,
ईरान और कंबोज से भारत में घोड़े आया करते थे। ये हेनसांग ने अपनी पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, हेनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा व प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है। एक समय ऐसा आया था कि कन्नौज धर्मसभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री ऐसा था जो कन्नौज की जो धर्मसभा है उसका अध्यक्ष बना, तो हेनसांग का समय ऐसा आया था कि वो कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष बना था और प्रयाग के छठे महामोक्ष परिषद के अंदर उसने भाग लिया था। प्रयागराज जो पड़ता है इलाहाबाद के अंदर, उसके अंदर उसने छठे महामोक्ष परिषद के अंदर उसने भाग लिया था और कन्नौज धर्मसभा का अध्यक्ष बनाया था। और इसी कारण उसने अपनी पुस्तक के अंदर हेनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा व प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी विवरण किया है। मतलब उसके अंदर भाग लेकर गया था, उसी कारण उसने उन चीजों के बारे में लिखा है। चलिए, ये तो हर्षवर्धन ने 8-9 पॉइंट थे जो अपनी पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लिखे थे। अब हेनसांग से संबंधित 3 और पॉइंट बनते, उसके बाद में हेनसांग के बारे में कोई जानकारी नहीं बचेगी, ओनली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। वैसे इसका विवाह किससे हुआ, कहाँ का ये घूमा था, सबसे पहले कहाँ गया था, वहां पर कितने लोग थे, कितने लोगों से मिला था, ये बेतुके क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो बस उसी के ऊपर निर्भर रहें। सोशल मीडिया का आप त्याग कर दें यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं लोग। सोशल मीडिया को त्यागना होगा आपने, और सोशल मीडिया को त्याग कर ही आप सफलता पा सकते हैं, वरना ये 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। अभी आप जितने आराम से मजे कर रहे हैं ना, उसके बाद में टाइम ऐसा आएगा कि मजे की सजा मिलेगी। तो आप यदि नौकरी चाहते हैं तो आपको पढ़ना स्टार्ट करें। पढ़ना आपको ही पड़ेगा मेरे भैया, यदि अब नहीं पढ़े तो बाद में पढ़ेंगे। टाइम है, वक्त रहते आप सुधर जाइए, वरना ऐसा होगा कि हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगी। आपको पता होगा प्राइवेट वगैरह होने लग रही है, जो सरकार है वो हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है। तो ऐसा समय ना आए कि आप नौकरी लगने से पहले पुलिस वगैरह भी प्राइवेट हो जाए, आपको दिक्कत होगा। अभी आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, अभी आप बस सरकार की जय जयकार कर रहे हैं, जो वर्तमान में सरकार है उसकी, उनके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन करें तो आप पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ये सभी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हम ये आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। मेरे भाई, पढ़ लेंगे तो आप एक दिन कुछ ना कुछ बन जाएंगे। देखिए, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें एक दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल था, उसने यूपीएससी निकाला है। तो आप भी यदि ऐसी चाहत रखते हैं तो पहले एक नौकरी प्राप्त कर लें, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में, उसके बाद में आप कोई भी चाहत रख सकते हैं। उसके बाद में यदि आपके हौसले बुलंद है तो, और ऐसा है कि भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा दिल्ली पुलिस में, तो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। मात्र 3 महीने शेष है, ओनली 3 महीने शेष है। आज से टाइम नोट कर लेना, आज से मात्र 3 महीने शेष है दिल्ली पुलिस के लिए। और दिल्ली पुलिस का एग्जाम लेगी एसएससी, और एसएससी के एग्जाम नॉर्मल नहीं होते, ध्यान रखना। एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका नाम। कोई बात नहीं, आप हेनसांग के बारे में देखें, लेकिन आप हमारी बातों पर विचार करें, पढ़ें। अच्छी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप अपने जीवन में उतारेंगे ना तो पसीने आ जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखना। आराम से फोन चलाना, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, आराम से चिल कर रहे हैं बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान। पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट 3 पॉइंट, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से किसे जानते हैं हेनसांग को? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के, वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से किसे जानते हैं? तो आपने याद रखना है हेनसांग को। हेनसांग के जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी हेनसांग के मित्र ने, और उस हेनसांग के मित्र का क्या नाम था? हुली। हेनसांग के जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी इनके मित्र ने, और उस मित्र का क्या नाम था? हुली। हेनसांग के जीवन पर लिखी थी, और उसी हुली ने इसे यात्रियों में राजकुमार कहा था, या यात्रियों का राजकुमार कहा था। यह आपने याद रखना है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से किसको जानता है? हेनसांग को जानता है। और हेनसांग की जो जीवनी लिखी थी, मतलब हेनसांग के जीवन के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई थी, वो लिखी गई थी हुली के द्वारा। उसका एक दोस्त था हुली, उसने पुस्तक लिखी थी, और उस हुली ने ही यात्रियों का राजकुमार कहा था उस पुस्तक के अंदर। चलिए, बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।